हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मॉर्निंग में जो टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, इसमें आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 210। इसके अलावा देखिए, आपको सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के टेस्ट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और चैनल पे जो ये प्लेलिस्ट है उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की, इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसका निश्चित लाभ आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। बाकी काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एप्लीकेशन जो स्टोर है, ऐप स्टोर पे कोई भी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट की सीरीज अवेलेबल नहीं है ग्रुप सी के लिए। तो जल्दी ही ग्रुप सी के लिए देखिए एक एवरग्रीन टेस्ट सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ग्रुप सी के। एवरग्रीन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी वैलिडिटी ज़्यादा रखेंगे इस बार हम, ठीक है। और हमेशा जो प्रश्न बार बार एग्जाम में बनते हैं, जिन सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ऐसे होंगे जिसको आप कभी भी लगाएं अपने ग्रुप सी प्रैक्टिस के लिए। कोई फ्रेशर जिसने सिलेबस खत्म कर लिया वो भी लगा सकता है, पुराने बच्चे भी लगा सकते हैं। और एवरग्रीन टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि जितने भी ग्रुप सी एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल सिलेबस है, 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर का जीएस और 40 का उत्तराखंड जी के, ऐसे एग्जाम्स के लिए एवरग्रीन टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। बट इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक एग्जाम होगा, जैसे अभी आपका री एग्ज़ाम है, ठीक है, ये तो लॉन्च हो जाएगी, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका स्पेसिफिक एग्जाम होगा, जैसे ग्रेजुएट लेवल आपका एग्जाम होना है री एग्जाम, इसके लिए हम अलग से एक्स्ट्रा 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या 15 या 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स अलग से मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। फ्रेश पेपर आपको दिए जाएंगे, तो इसको भी आप फॉलो करिएगा। उसके अलावा जैसे आगे फिर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम आ गया, कोई भी एग्जाम आएगा, एवरग्रीन तो आपने हमेशा लगाना है, जिससे आप एक रिदम में रहेंगे प्रैक्टिस सेट के, ठीक है। इसलिए मैं ये कोर्स शुरू करने की सोच रहा हूँ, जिसमें या तो देखेंगे वैलिडिटी अनलिमिटेड कर देंगे, या जो टेस्ट के अटैम्प्ट है वो अनलिमिटेड, मैक्सिमम 1 साल की वैलिडिटी मैं इसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक मिनिमम प्राइस पे, ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम या पेपर स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज आएगी, जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, उसको उसी समय लॉन्च करेंगे जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उससे मान लीजिए 1 महीने पहले, ठीक है। जिसमें 10-15 मैक्सिमम 20 सेट रखेंगे आयोग के पैटर्न पर। और ये जो 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि नॉर्मल होंगे, ये भी आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित हैं, ठीक है। लेकिन एवरग्रीन इसलिए है कि ये हमेशा आपको अवेलेबल रहेंगे, खुले रहेंगे वहाँ पे। चलिए, आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 210। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए इनमें से कौन है राइटर, आपका ऑथर ऑफ उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास। हालांकि देखिए, इसमें जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा अलग हुआ रहेगा, लेकिन किताब का टाइटल सेम रहेगा, ठीक है। हिंदी में टाइटल है तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। इस किताब को लिखने वाले जो राइटर हैं वो है योगेश धस्माना जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा, योगेश धस्माना। देखिए, किसी भी प्रश्न में आपको लगता है ना कोई त्रुटि है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेशन में उसको करेक्ट किया जाए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट बोलती है, उत्तराखंड विधानसभा में फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया। सेकंड है, देखिए, राज्य के आदिवासी समुदाय को छोड़कर यह कानून अन्य सभी निवासियों पर लागू होगा, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? तो पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा ट्रांसलेशन। तो यूसीसी जो था, बिल था, वो पास हुआ था फरवरी 2024 में, 7 या 8 फरवरी था ये, ठीक है। कहीं पे 7 मिलेगा, 8, वैसे 7 फरवरी होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा आप। और राज्य के जो भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है उसको इससे एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। और उनके लिए ये ऑप्शनल रखा गया है। ऑप्शनल का मतलब, अगर राज्य की जनजातियां चाहें तो यूसीसी को अपना सकती हैं, बाकी सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उन सभी पे यूसीसी लागू होगा, ठीक है। इसमें उत्तराधिकार हो गया, उसके अलावा जो उनकी मैरिज वगैरह होती है, ठीक है, और फैमिली जो हमारे लॉज होते हैं उनमें सब में चेंजेस आए हैं यूसीसी के बाद, सबके लिए एक समान कानून हो जाएगा। लेकिन कम्युनिटी जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। और जनजातियों को ये भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसको अपना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो जो आपके रीति रिवाज हैं उनको आप फॉलो कीजिए। तो दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक और दो। थर्ड क्वेश्चन है, एस जी वॉल्टन द्वारा लिखित देहरादून का गजेटियर का अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो देखिए, यहाँ पर आपको दो फैक्ट याद हो गए। पहला तो देहरादून का जो गजेटियर है, गजेटियर ऑफ देहरादून, किसने लिखा? एच जी वॉल्टन ने लिखा है ये, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो किसने किया है? तो ट्रांसलेशन करने वाले हैं, इसका राइट आंसर जाएगा प्रकाश थपलियाल जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा, प्रकाश थपलियाल जी ने इसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है, देहरादून गजेटियर को। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, देखिए सही पूछ रहा है, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट। वीरमदेव सबसे अत्याचारी कत्यूरी शासक था। निम्बर शैव मत का अनुयायी था और उसे शत्रुहंता भी कहा जाता है। शत्रुहंता का मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, अगर हम जागरों के हिसाब से चले ना, जो जागर लगती है पौराणिक गाथाएं हैं, तो जागरों में ये बताया गया है कि कत्यूरी वंश में जो सबसे ज़्यादा अत्याचारी शासक था वो वीरमदेव था। ठीक है, ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, वीरमदेव को बताया गया है। और निम्बल जो था शैव मत को फॉलो करता था, यानी कि शैव धर्म को अपनाता था, और इसके अलावा उसको शत्रुहंता भी कहा जाता है। सेकंड वाला भी सही है, एक और तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है बताना, नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा हो जाएगा ये बताना आपने। पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है, उत्तराखंड का पहला खेल रत्न पुरस्कार निशानेबाज जसपाल राणा को दिया गया था। तो पहली स्टेटमेंट सही है गलत है? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार हरिदत्त कापड़े को दिया गया था। 2024 के पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की राजकीय सेवाओं में कुशल खिलाड़ियों को 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि आरक्षण नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्षैतिज आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण। तो 4% यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो सी भी इसमें सही है, डी भी इसमें सही है। ठीक है, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, यहाँ उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी इसमें गए थे। लक्ष्य सेन थे इसमें, परमजीत सिंह थे, सूरज पवार और अंकिता ध्यानी थी। बी जो कथन है इसमें वो सही नहीं है, बी वाला, बी गलत हो जाएगा इसमें। गलत पूछ रहे ना कौन सा सही नहीं है। तो उत्तराखंड का जो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार था ये मिला था किसको? ये मिला था आपका हरि सिंह थापा। हरि सिंह थापा जो कि बॉक्सर है, हरि सिंह थापा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो कापड़ी जी की बात करें, कापड़ी जी हमारे बास्केटबॉल से संबंधित थे, ये ध्यान रखना आपने। तो पहला द्रोणाचार्य हरि सिंह थापा जी को दिया गया था। और राज्य का पहला खेल रत्न पुरस्कार हमारा गोल्डन बॉय जसपाल राणा को दिया गया था, जो कि कोच भी है, मैंने आपको बताया था किसी वीडियो में, मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीत के इतिहास रचा था। मनु भाकर है ना, हरियाणा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। फिर से सही कथन बताना है आपने। पहला है, अप्रैल 2024 में उत्तराखंड के हरिद्वार में सद्भावना सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो बताइए पहला कथन सही है गलत है? दूसरा देखिए, गंगा नदी के प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय कमी के उद्देश्य के तहत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा था करंट अफेयर्स में तो बिल्कुल पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सद्भावना जो सम्मेलन हुआ था इसी लिए किया गया था ताकि गंगा नदी का जो प्रदूषण स्तर है इसमें उल्लेखनीय कमी के उद्देश्य के तहत इसको आयोजित किया था। बी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, सौर स्वरोजगार योजना का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनमें से कौन सा वो बताना है आपने। तो पहला है देखिए, पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु पलायन को रोकना। ठीक है, अगर आपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हेतु पलायन को रोकना, तो यानी कि इसके तहत देखिए, अब नाम में जो छुपा हुआ है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ताकि युवाओं को कुछ इसमें रोजगार मिल पाए, जो भी उनकी भूमि है, जितनी इसमें रिक्वायरमेंट होती है भूमि की, अपना प्लांट लगा सकते हैं युवा, बिजली को बेच भी सकते हैं वो। ठीक है, राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। अब सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही है बी वाला भी। बंजर भूमि में सोलर प्लांट लगाकर आय के साधन विकसित करना, सी वाला भी जो हो जाएगा कथन बिल्कुल सही है इसमें। युवाओं को निःशुल्क 20 किलोवाट तक के यंत्र उपलब्ध कराना। ठीक है, तो फ्री नहीं, देखिए निःशुल्क तो कुछ नहीं है, फ्री नहीं है, तो डी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, युवाओं को निःशुल्क 20 किलोवाट यंत्र उपलब्ध कराना इस योजना में शामिल नहीं है, तो डी आंसर इसमें एक उद्देश्य नहीं है, डी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य यानी कि फॉल्स बताना है आपको। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है? पहला देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में पटरंग वाली प्रथा का संबंध चंद शासक इंद्रचंद से है। तो अगर आपने चंद वंश का इतिहास पढ़ा है और इसमें इंद्रचंद को पढ़ा है तो पटरंग वाली प्रथा अवश्य पढ़ा होगा आपने। पटरंग वाली प्रथा का संबंध काली कुमाऊं के तत्कालीन रेशम के बुनकरों से संबंधित था। ठीक है,
अब देखिए पहला कथन जो है इसमें सत्य है, दूसरा भी सत्य है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है असत्य, फॉल्स तो कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर जगह इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा रेशम की जो हमारी शुरुआत हुई थी रेशम की ना, तो वो आपका इंद्रचंद के समय से ही हुई थी, ठीक है, पटरंग वाली। और जब ये रेशम के कपड़े को रंगा जाता था, या बोल सकते हैं कि रेशम के कपड़े को बुना जाता था, तो उस समय क्या होता था, झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी, और जितनी ज़्यादा वो झूठी अफवाहें फैलेंगी उतना अच्छा आपका कपड़ा बनेगा, रंग चढ़ेगा, ऐसा बोला जाता था, और इसी को पटरंग वाली प्रथा बोला गया, ठीक है। तो रेशम बुनकर आपस में अफवाह फैलाते थे इसमें, तो दोनों ही कथन इसमें सत्य हो जाएंगे, रिलेटेबल हैं एक दूसरे से, तो कोई भी इसमें असत्य नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर किए थे यूसीसी पर। राइट आंसर जाएगा, देखिए सबसे पहले तो 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित किया था, और 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी, ठीक है। तो 13 मार्च 2024 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, और जो ये यूसीसी है, यूसीसी का मेन उद्देश्य है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत के साथ साथ जो व्यक्तिगत संबंधी कानून है उस पर एक समान नियम और कानून स्थापित करना है, ठीक है, चाहे राज्य के नागरिक का धर्म कुछ भी हो। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो ऊपर मेरा रह गया, मैंने आपको बताया कि यूसीसी जो है जनजातियों पर लागू नहीं होता है। कौन सी धारा में इसका प्रावधान किया गया? तो धारा 2, ठीक है, धारा 2 के अंतर्गत यूसीसी जो है जनजातियों पर लागू नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, जाट जनजाति द्वारा सूरगैन नामक त्यौहार भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है। तो जाट जो है भैया आपका सूरगैन त्यौहार मनाती है भाद्रपद में। जाट जनजाति का मूल ग्राम जादुंग है, और एटकिंसन ने इन्हें तिब्बत की हुइया जाति से संबंधित माना है। तो इसमें आपको देखिए सही कथन बताना है, तो दोनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जाड़ सूरगैन नामक त्यौहार को मनाते हैं। इसके अलावा जाड़ का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है लोहसर, या लोसर बोलते हैं इसको, ठीक है। और जाड़ जो है भैया मूल ग्राम इनका जादुंग माना जाता है। एटकिसन इनको तिब्बत की हुइया जाति जो लामा होते हैं ना, लामा, उनसे ही संबंधित मानते हैं, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। सौके की ही उपजाति है एक हिसाब से, ध्यान रखेंगे। जो भोटिया है, भोटिया बुमा कीजिए, भोटिया की उपजाति, ठीक है, जैसे सौका होती है वैसे जावड़े भी जो है भोटिया की उपजाति है। अगला क्वेश्चन है, राजकीय पक्षी मोनाल से संबंधित एक असत्य कथन है, तो बताना कौन सा इनमें फॉल्स स्टेटमेंट है मोनाल से। मोनाल को हिमालयन मोर भी कहा जाता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इंपिजेनस है, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। थर्ड, यह आलू की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, मोनाल का जो प्रिय फेवरेट फूड होता है वो आलू होता है। तो जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आलू की खेती होती है तो वहाँ पे ये आके काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है पौधे में। इसका स्थानीय नाम घुघुती या न्योली है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी, ठीक है। मोनाल का जो स्थानीय नाम है वो मुनियाल है, मुनियाल, मुनियाल कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, घुघुती या न्योली जो है ना, घुघुती हमारा जो है फाख्ता को कहा जाता है, कबूतर टाइप का जो होता है ना घुघुती, तो ये आपका डी इसमें सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से एक गलत कथन है, गलत कथन का चयन करना है आपने, बताते हैं कौन सा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में 18.8% अनुसूचित जाति की आबादी है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड बोलता है राज्य की 13 विधानसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 74.40% थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद हरिद्वार था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत, देखिए प्रतिशत वाला जो जनपद था वो बागेश्वर था, प्रतिशत में एससी पॉपुलेशन, तो ये बागेश्वर था ना कि हरिद्वार, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो हरिद्वार नॉर्मली था, ना कि प्रतिशत में, ये ध्यान रखना है आपको, तो डी इसमें गलत हो जाएगा। बाकी अन्य स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए बी सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखिए, 10 वर्ष में आयोजित हुआ अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 की थीम क्या रखी गई थी? तो आप सभी को पता है राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक चेतना वाली यात्रा है ये, और इस यात्रा का उद्देश्य है उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ना, प्रकृति के प्रति उनका
जो भी है जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है, और अपने जो भी प्राकृतिक संसाधन मिले हैं उनकी अवेयरनेस के लिए भैया ये अस्कोट आराकोट यात्रा होती है, जो कि आपका पांगला से शुरू होकर आराकोट उत्तरकाशी में समाप्त होती है। और इस आराकोट अस्कोट यात्रा का, जो अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 थी, इसका थीम था स्रोत से संगम तक। ठीक है, क्या था इसका थीम? स्रोत से संगम। ऑप्शन ही राइट आंसर जाएगा। ठीक है, इस अस्कोट आराकोट यात्रा को आयोजित कराती है नैनीताल की एक एनजीओ है पहाड़। ठीक है, पहाड़ एनजीओ इसको आयोजित करवाती है। पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया एंड रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया, ठीक है, रिसर्च। तो ये इसका फुल फॉर्म है पहाड़ का। ठीक है, और फाउंडर याद रखिएगा पहाड़ के कौन है फाउंडर? डॉक्टर शेखर पाठक। ठीक है, शेखर पाठक जी फाउंडर। ओके, और नाम अच्छे से फुल फॉर्म फिर बता रहा हूँ, एक बार रिपीट करेंगे। पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। ओके, और फाउंडेड इन नैनीताल इन 1983। नैनीताल में फाउंडेड की गई ये एनजीओ, नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है, और हर 10 वर्ष में ये आयोजित करवाती है अस्कोट आराकोट यात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। ठीक है, फिर से आपको बताना है। बैक प्रोसेस बंदोबस्त ट्रेल ने कराया था। बैटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय स्थानांतरित करवाया था। इसके बाद तीसरा कथन है, रैमजे को बिनसर बहुत प्रिय था और यहाँ पर उसने आधिकारिक आवास भी बनाया। हेनरी रैमजे की कार्य समीक्षा के लिए बर्ड नामक अधिकारी को भेजा गया था। ठीक है, तो इसमें सही कथन बताना है आपने। तो देखिए, पहला कथन सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ कथन इसमें गलत है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सही है, केवल सी आंसर हो जाएगा इसका। 1, 2 और 3 सही है इसमें। तो देखिए, बैक प्रोसेस जो बंदोबस्त था, भूमि बंदोबस्त, विलियम ट्रेल ने कराया था, बिल्कुल सही है। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित बैटन ने कराया था, बिल्कुल सही है। रैमजे जो था, इसको बिनसर बहुत प्रिय था। अल्मोड़ा से आगे जाके बिनसर आता है, जहाँ पर बिनसर वन्यजीव विहार भी, और वहीं पर उसने आधिकारिक आवास भी बनाया था अपना। ठीक है, तो ये भी सही है। हेनरी रैमजे की कार्य समीक्षा के लिए बर्ड नामक अधिकारी को अपॉइंटेड किया गया था। तो ये नहीं है भाई, यहाँ पर जो बर्ड नामक अधिकारी आया था ना, ये विलियम ट्रेल, जो ट्रेल का शासनकाल था, और इसके अलावा प्लस गोबन का जो शासनकाल था। तो ट्रेल और गोबन के शासन, क्योंकि ट्रेल भी जो था बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता था, ट्रेल काम तो करवाता था अच्छे खासे, बट इसका भी वही रूल था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। तो ट्रेल और गोबन के टाइम पीरियड पे थोड़ा यहाँ पर क्या हुआ, जो ये कुमाऊं के कमिश्नर भेजे गए थे, इनका डोमिनेंस ज़्यादा होने लगा। तो ऐसी शिकायतें जब ऊपर पहुंची, तो वहाँ से बर्ड नामक अधिकारी को इनकी जांच के लिए भेजा गया, और जांच में बर्ड ने ये भी बताया कि वास्तव में जनता इनसे त्रस्त थी यहाँ पे। ठीक है, तो हेनरी रैमजी नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए चौथा कथन इसमें असत्य हो जाएगा। केवल 1, 2, 3 ही सत्य हैं इसमें। अगला देखिए, रोम्बा जाड़ समाज में प्रचलित भाषा है। सही कूट, फिर से सही कथन बताना है आपने। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। रोम्बा जो है आपकी जाड़ समाज में प्रचलित भाषा है। कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति त्योहार थारुओं का मुख्य त्योहार है। उत्तराखंड की एकमात्र आदिम जनजाति भोटिया है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? सत्य पूछ रहा है केवल। तो इसमें देखिए, जो सत्य हो जाएगा भाई, पहला कथन जो है बिल्कुल सत्य है, रोम्बा जाड़ समाज की भाषा है। कंडाली जो उत्सव है भोटिया लोग मनाते हैं, 12 वर्ष के बाद ये आयोजित होता है। ठीक है, कंडाली, ये भी सही है। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति जो त्योहार है, ये थारू नहीं बल्कि राजी जनजाति का मुख्य त्योहार है। राजी, वनरौत। ठीक है, राजी को वनरौत भी कहा जाता है, जंगलों में निवास करने वाली। उत्तराखंड की एकमात्र आदिम जनजाति भोटिया है। तो ये जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है ना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एकमात्र जो आदिम जनजाति है राज्य की, वो भी वनराजी है। ठीक है, वनराजी, वनरौत। तो तीसरा और चौथा कथन इसमें गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 केवल सही है, तो बी आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से फिर से सही कथन चुनना है आपने। ठीक है, पहला कथन है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का आधुनिक नाम माना जाता है। और दूसरा कथन है इसमें आपका, यह नाम बारह अपभ्रंश के फलस्वरूप बना है। तीसरा कथन है, बाड़ाहाट में एक प्राचीन त्रिशूल लेख भी प्राप्त होता है। एंड फोर्थ, यह त्रिशूल लेख सीरा सम्राट क्राचल देव से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए। तो पहला जो स्टेटमेंट है भाई, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का आधुनिक नाम है, बिल्कुल गलत है। ये आधुनिक नहीं बल्कि बाड़ाहाट क्या है, प्राचीन नाम है उत्तरकाशी का। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है भाई, यह नाम बारह अपभ्रंश के फलस्वरूप बना है। कौन सा? बाड़ाहाट के, बाड़ाहाट की बात हो रही है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बाड़ाहाट नाम बना है, बारह अपभ्रंश से बना है।
दूसरा सही है। बाड़ाघाट में एक प्राचीन त्रिशूल लेख भी प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। यह त्रिशूल लेख सीरा सम्राट क्राचल्ल देव से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। ये जो है आपका क्राचल्ल देव नहीं बल्कि अशोक चल्ल, अशोक चल्ल से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीरा सम्राट या डोटी सम्राट अशोक चल्ल से संबंधित है, चौथा भी गलत हो जाएगा। सही केवल एक और दो हैं इसमें, ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, सही केवल दो और तीन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। केवल दो और तीन इसमें करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कार्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी, ठीक है। जिम कार्बेट के नाम पे ये पार्क स्थापित हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है। हालांकि जिम कार्बेट का नाम तो बाद में दिया गया, माफ़ कीजिएगा। ये जो राष्ट्रीय उद्यान था, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। यह पार्क कालागढ़ और रामनगर वन प्रभाग के कुछ हिस्सों में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पौड़ी में स्थित है, ठीक है। अब देखिए जो कार्बेट उद्यान है ये आपका नैनीताल और पौड़ी में स्थित है, नैनीताल प्लस पौड़ी, ठीक है। और इसका जो अधिकांश भाग है वो पौड़ी में है, ज़्यादा क्षेत्रफल पौड़ी की तरफ है। दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बेट पार्क जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ और ये भारत का पहला पार्क था, ठीक है, नेशनल पार्क। तो एक और दो दोनों ही इसमें सत्य हैं, सही कथन तो पूछ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, फिर से आपका पूछ रहा है, अब सही नहीं है, नॉट करेक्ट। फर्स्ट इज उत्तराखंड की नई फिल्म नीति फरवरी 2024 में मंजूर की गई है, ठीक है, नई फिल्म नीति, हाँ ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण करने वाले फिल्म को 2 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, यानी कि जो भी लोकल लैंग्वेज में कोई मूवी बनाएगा उसको 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी या ग्रांट मिलेगी। मान लीजिए किसी ने कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या रवाल्टी किसी भी भाषा में बोली में फिल्म बनाई तो उसको 2 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र में सिनेमा हॉल बनाने पर 25 लाख रुपए का ग्रांट मिलेगा, ठीक है। अगर हिल एरिया में कोई व्यक्ति अगर सिनेमा हॉल स्थापित करता है तो 25 लाख रुपए सरकार देगी। इस नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की OTT फिल्म बना पर 50% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला सही है, जो उत्तराखंड की फिल्म नीति थी उसको संशोधित किया गया है 2024 में। क्षेत्रीय भाषा में फिल्म कोई भी बनाएगा अगर डायरेक्टर तो उसको 2 करोड़ रुपये अनुदान मिलेगा, सही है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई सिनेमा हॉल बनाता है तो 25 लाख रुपए मिलेगा, बिल्कुल सही है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की OTT फिल्म बनाने पर 50% सब्सिडी मिलेगी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब्सिडी तो मिलेगी बट नॉट 50%, ओनली 30%, 30% सब्सिडी मिलेगी अगर कोई डायरेक्टर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की OTT फिल्म बनाता है, ठीक है। ओवर द टॉप जो होता है OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉट स्टार, ठीक है, जो ये हमारे होते हैं ना ऐप आजकल जिनके अंदर हम वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, मूवी भी आजकल वहाँ पर रिलीज़ होती हैं। तो इस प्रकार का कोई कंटेंट बनाएगा तो उसको 30% क्या मिलेगा, इसमें सब्सिडी मिलेगी। तो डी इसमें सही नहीं है। अगला देखिए, उत्तराखंड की राजकीय सेवाओं में राज्य के अनाथ बच्चों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो राज्य की सेवा में देखिए अनाथ बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन है और इस रिजर्वेशन का परसेंटेज है कितना है, अनाथ बच्चों के लिए 5%, ठीक है। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए टोटल जो है क्षैतिज आरक्षण वो 5% है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है राजी जनजाति के प्रमुख देवता बागनाथ हैं, इसके अलावा यह जंगल के देवता की भी पूजा करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है राजी जनजाति को किरातों का वंशज माना जाता है, इस जनजाति के लोगों का कद छोटा और मुंह चौड़ा होता है, चौड़ा मतलब थोड़ा मंगोलाइट वाला इनको भी इनमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, राजी जनजाति के प्रमुख देवता बागनाथ हैं, इसके अलावा जंगल के देवता की भी ये पूजा करते हैं, ठीक है। बनराजी है, बनरौत हैं, इनकी जंगलों पे आधारित आदिम जनजाति, हालांकि अब तो अपडेट हो चुके हैं, पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये जंगल में देवता इनके थे ऑब्वियसली। अगर आपने कांतारा मूवी देखी है तो कांतारा के अंदर जो आज ट्राइब देखते हैं आप, जो कांतारा चैप्टर 1 अभी एक फिल्म आई थी, तो उसी प्रकार से राजी लोग भी रहते थे अपने जंगल के ही एरिया में सीमित होकर, ठीक है। राजी जनजाति को किरातों का वंशज माना जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस जनजाति के लोगों का जो हाइट होती है कम होती है और मुंह जो होता है मंगोलाइट फेस होता है, लाइक हमारा भूटिया जो जनजाति है उसी की तरह, ठीक है। तो एक और दो दोनों ही इसमें सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 210। और बाकी देखिए अगर आपका कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका एक एक लाइक, आपका एक एक कमेंट मोटिवेशन देता है नई वीडियो, नया कंटेंट आपको पहुंचाने तक। बाकी यार जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। बाकी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी, ग्रुप सी एवरग्रीन 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जो आप लगा सकते हैं कभी भी कहीं भी। उसके अलावा स्पेसिफिक जो हमारा री एग्ज़ाम है उसके लिए अलग टेस्ट सीरीज आएगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लॉन्च करते हैं फुल लेंथ वाले, उन सभी को लीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट वन डे एग्जाम में लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका निकलने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए ग्रुप सी एग्ज़ाम का सिंपल सा फंडा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। एक तो आपने पहले क्या करना है, सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस ख़त्म करने का मतलब ये है कि बहुत प्यार से सिलेबस को कंप्लीट करना है। जितने भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं या फंडामेंटल होता है उसको क्लियर करना है आपने, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, जीएस और रीजनिंग का। उसके बाद क्या करेंगे आप, पीवाईक्यू देखेंगे साथ साथ, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ज़्यादा पहले नहीं देखना है, उसका फ़ायदा है नहीं। आयोग ने 2022 के बाद जो पेपर कराए हैं, 2022 से लेकर अब तक के जो पेपर हैं उन्हीं को आप देखिए ग्रुप सी के। ठीक है, उसके साथ आपने लगाना है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिनको कहा जाता है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप लगाएंगे पूरे 100 नंबर का, जिसमें आपका 20 नंबर की हिंदी होगी, 10 की रीजनिंग, 30 का जीएस और 40 का उत्तराखंड स्पेशल, और ये साइकिल जितना आप चलाएंगे, फिर क्या करना है, सिलेबस खत्म करने के बाद अपने नोट्स का रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाना है, फुल लेंथ लगाना है। अपने नोट्स का रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाना है, फुल लेंथ लगाना है। बस ये चक्र घुमाते जाना है, ये चक्र घूमते 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 एक पॉइंट जहाँ पे आएगा आपका स्कोर क्रैक हो जाएगा 75-80, आपका सिलेक्शन डन। ठीक है, तो इस वाले चीज़ को ना भूलें। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बार बार पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, ना पीवाईक्यू लगाते हैं, ना फुल लेंथ या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, और फाइनली एग्जाम हॉल में अच्छा स्कोर आ नहीं पाता, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। रीज़न वही है क्योंकि प्रैक्टिस तो की ही नहीं है ना। आप कितने भी अच्छे बैट्समैन हो, कितने भी अच्छे बॉलर हो, अगर आप नेट्स पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है नई पिच पे आपका परफॉर्मेंस वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेट प्रैक्टिस की होगी तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बाउंसर आएंगे, उनको आप झेल लेंगे, और जो भी आपके जोन में बॉल आएगी वो सिक्सर के लिए जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। बाकी जो हमारी आजकल रिवीजन क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है उसको भी फॉलो करना है, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के डीप फैक्ट, हिंदी के डीप फैक्ट और जीएस के डीप फैक्ट कराऊंगा। फिलहाल उत्तराखंड के उसमें चल रहे हैं, तो उस क्लास को मिस मत करना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है, फ्री में आपको दिया जा रहा है कंटेंट। ठीक है, बाकी नया बैच, नए कोर्सेज, नई क्लासेस की आप बात कर रहे थे, तो वो आपका न्यू ईयर से ही शुरू किया जाएगा। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, न्यू हिमालय बैच हम शुरू करेंगे, जिसमें एक नए सिरे से उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और अन्य सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय देवभूमि।